सोचिए आप एक प्लेन में हैं, 33,000 फीट की ऊंचाई पर, नीचे मीलों तक फैला नीला समुंदर और ऊपर खुला आसमान। आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी वो मंजिल कभी आई ही नहीं? क्या हो अगर एक ही झटके में आपकी दुनिया, आपका नाम, आपकी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाए और दुनिया मान ले कि आप मर चुके हैं, लेकिन आप जिंदा हो फंसे हुए एक ऐसी जगह पर जिसका जिक्र किसी नक्शे में भी नहीं है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उन 48 इंसानों की अविश्वसनीय दास्तां है जिन्हें दुनिया ने 13 साल पहले मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो 13 साल तक हर दिन हर पल मौत को मात देकर एक सुनसान टापू पर जी रहे थे। ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की और इंसान के उस जज्बे की जो उसे किसी भी हाल में हारने नहीं देता। तारीख थी 21 अप्रैल 2008। ओशनिक स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट 740 ने सिंगापुर से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन में 180 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य था। बच्चे कार्टून देख रहे थे, बड़े अपनी पसंदीदा धुनें सुन रहे थे और कुछ लोग आने वाले कल की योजनाओं में खोए हुए थे। पायलट ने अनाउंस किया कि हम प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजर रहे हैं और मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन प्रकृति के इरादे कुछ और ही थे। अचानक प्लेन एक ऐसे तूफान में घुस गया जो रडार पर कहीं था ही नहीं। ये कोई आम तूफान नहीं था, इसे पायलटों की भाषा में फैंटम स्टॉर्म कहते हैं। आसमान में अचानक बिजली का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक ही पल में भून कर रख दिया। प्लेन का संपर्क के टीसी से टूट गया। अंदर बैठे लोगों को लगा जैसे किसी ने प्लेन को खिलौने की तरह पकड़कर हवा में उछाल दिया हो। चीख पुकार और दहशत का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पायलट अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्लेन उनके काबू से बाहर था। लोहे का वो विशालकाय परिंदा आग के गोले में तब्दील होकर सीधा समुंदर की ओर गिर रहा था और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ फ्लाइट 714 प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा गई। इस भयानक हादसे में सिर्फ 62 लोग ही किसी तरह प्लेन के टूटे हुए हिस्सों और अपनी लाइफ जैकेट्स के सहारे जिंदा बच पाए। उनके चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ ठंडा, खौफनाक समुंदर था। प्लेन का मलबा कुछ ही मिनटों में उनकी आंखों के सामने डूब चुका था। उनके पास ना कोई उम्मीद थी, ना कोई किनारा। सर्द पानी उनके शरीर को सुन्न कर रहा था और डूबते सूरज का अंधेरा उनकी रही सही हिम्मत को भी तोड़ रहा था। कई लोग हिम्मत हार चुके थे। उन्हें लगा कि उनका अंत अब निश्चित है, लेकिन तभी उनमें से एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कमांडर आनंद, जिनकी उम्र 50 के पार थी, ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, हिम्मत मत हारो, अगर अभी बच गए हो तो आगे भी बच सकते हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। उस एक आवाज ने जैसे मरते हुए लोगों में जान फूंक दी। सबने एक दूसरे को पकड़कर एक ह्यूमन चैन बना ली ताकि कोई लहरों में बह ना जाए। रात गुजरी। सुबह की पहली किरण के साथ जब धुंध छांटी तो उन्हें दूर एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। वो एक द्वीप था, एक अनजान द्वीप। उनके लिए वो द्वीप नहीं, जिंदा रहने का एकमात्र मौका था जिनके शरीर में थोड़ी भी जान बची थी। उन्होंने उस द्वीप की ओर तैरना शुरू कर दिया। ये तैरना आसान नहीं था। नीचे शार्क का खतरा, ऊपर ऊंची लहरें और शरीर जो अब जवाब दे चुका था। घंटों की जानलेवा मशक्कत के बाद सिर्फ 48 लोग यूज द्वीप के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए या शार्क का शिकार हो गए। जब वो 48 लोग उस अनजान जमीन पर पहुंचे तो बुरी तरह थके हुए, भूखे, प्यासे और डरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर जिंदा बच जाने की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले कल का खौफ साफ दिख रहा था। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये एक वीरान द्वीप था। कुछ जंगली पेड़, नुकीली चट्टानें और चारों तरफ बस समुंदर ही समुंदर। ना पीने के लिए साफ पानी, ना खाने के लिए कुछ। निराशा उन पर हावी होने लगी। कुछ लोग रेत पर बैठकर रोने लगे तो कुछ अपने परिवार को याद करके चिल्लाने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि वो दुनिया की नजरों से इतनी दूर आ चुके हैं जहां से उन्हें ढूंढ पाना लगभग नमकीन है। इसी निराशा के माहौल में कमांडर आनंद फिर आ गया है। उन्होंने कहा, सुनो, अगर हम टूट गए तो ये समुद्र हमें निगल जाएगा। हमें जीना होगा। एक दूसरे के लिए सबसे पहले हमें पानी और आग का इंतजाम करना होगा। उनकी बात सुनकर लोगों में थोड़ी हिम्मत आई। उन्होंने छोटी छोटी टीमें बनाई। एक टीम को द्वीप के अंदर जाकर पानी या किसी फल की तलाश में भेजा गया। दूसरी टीम लकड़ियां इकट्ठा करने लगी, इस उम्मीद में कि शायद आग जला सके। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें नारियल के कुछ पेड़ दिखे। चट्टानों के बीच बारिश का जमा हुआ। थोड़ा सा पानी मिला। वो कुछ नारियल और गंदा पानी उस वक्त उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी आग जलाना। उनके पास माचिस या लाइटर नहीं था। एक नौजवान लड़का जो एक साइंस स्टूडेंट था,
उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि लकड़ियों को आपस में रगड़ने से आग पैदा की जा सकती है। घंटों तक कई लोगों ने बारी बारी से सूखी लकड़ियों को रगड़ने की कोशिश की। उनके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो लगे रहे और फिर शाम ढलते ढलते लकड़ियों से धुएं की एक पतली सी लकीर उठी और फिर एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते आग जल उठी। उस रात जब 48 लोग उस आग के चारों तरफ बैठे तो वो सिर्फ आग की गर्मी नहीं थी, वो उम्मीद की गर्मी थी। वो इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपना पहला दिन जीत लिया है। उन्हें नहीं पता था कि यह जीत बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई की जो अगले 13 साल तक चलने वाली थी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ? उन 48 लोगों ने उस वीरान द्वीप पर अपनी दुनिया कैसे बसाई? यह जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको इंसान के जज्बे की यह कहानी दिल तक पहुंच रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और कहानियों आप तक लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं। शुरुआती कुछ हफ्ते सबसे मुश्किल थे। भूख, प्यास और अनजान द्वीप का खौफ उन पर हावी था। नारियल और कुछ जंगली फल कब तक उनका पेट भरते? उन्होंने नौकीली लकड़ियों से भाले बनाए और मछली पकड़ने की नाकामी के बाद आखिरकार उन्होंने कुछ छोटी मछलियों पकड़ ही ली। उस दिन जब उन मछलियों को आग पर भुना गया तो वो किसी शाही दावत से कम नहीं था। सबने एक एक छोटा टुकड़ा खाया। उस पल ने उन्हें सिखाया कि अब यही उनकी जिंदगी है, जहां हर चीज को बांटकर जीना होगा। कमांडर आनंद ने एक लीडर की तरह सबको संगठित किया। उन्होंने काम बांट दिए। कुछ लोग मछली पकड़ने जाते, कुछ लकड़ियां काटते, कुछ लोग रहने के लिए झोपड़ियां बनाने की कोशिश करते। उन्होंने थपेड़ों की पत्तियों और डालियों से छोटे छोटे शेल्टर बनाए जो पहले ही बारिश में ढह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और मजबूती से झोपड़ियां बनाई। इसी बीच बाहरी दुनिया में महीनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब फ्लाइट 714 का कोई सुराग नहीं मिला तो सरकारों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवारों के लिए शोक सभाएं हुईं। अखबारों में उनके नाम छापे गए। दुनिया के लिए वह 109 लोग प्रशांत महासागर में दफन एक दर्दनाक याद बनकर रह गए थे। दुनिया उन्हें पूरी तरह से भुला चुकी थी और यहां द्वीप पर वो 48 लोग हर दिन इस उम्मीद में जीते थे कि आज कोई जहाज आएगा, आज कोई प्लेन उन्हें देख लेगा। उन्होंने समंदर किनारे जेब पर बहुत बड़ा HELP लिखा। एक दिन दूर आसमान में उन्हें एक प्लेन दिखा भी सब पागलों की तरह चिल्लाए। उन्होंने आग जलाकर धुआं किया, अपने कपड़े लहराए, लेकिन प्लेन उन्हें बिना देखे गुजर गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई। निराशा और बीमारियों ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। साफ पानी की कमी और अनजान फलों को खाने से कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। एक महिला जो पेशे से डॉक्टर थी, उसने जड़ी बूटियों से उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के आगे वो भी बेबस थी। एक एक करके पहले 2 सालों में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत उनके लिए एक गहरा सदमा होती। वो अपने साथी को अपने ही हाथों से रेत में दफनाते और असहाय होकर रोते। अब वो 48 से 42 रह गए थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो सब यहीं एक एक करके मर जाएंगे। और फिर उस वीरान द्वीप पर एक चमत्कार हुआ। उन्हीं सर्वाइवर्स में एक शादीशुदा जोड़ा था, प्रिया और समीर। प्लेन क्रिएनश के लगभग 2.5 साल बाद प्रिया ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस नन्ही जान की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप के माहौल को बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा का सन्नाटा था, वह अब जिंदगी का संगीत गूंज रहा था। हर कोई उस बच्ची को देखने आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उस बच्ची ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी। उन्होंने उसका नाम रखा आशा। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो इस बात का सबूत है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी जिंदगी हार नहीं मानती। वो उनकी उम्मीद की नई मशाल थी। लोगों ने उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया, क्योंकि सालों बाद मौत पर जिंदगी की जीत हुई थी। अब उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस नई पीढ़ी के लिए भी जीना था। देखते देखते 10 साल गुजर गए। अब वो नहीं था। वो उन 42 लोगों का घर बन चुका था। उन्होंने बांस और लकड़ियों के मजबूत घर बना लिए थे। उन्होंने जंगली पौधों में से खाने लायक पौधों की पहचान कर छोटी मोटी खेती शुरू कर दी थी। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बांस के पाइप और गड्ढों का एक सिस्टम बना लिया था। कमांडर आनंद ने बच्चों के लिए